एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर में गैस कम क्यों हो जाता है। कुछ कस्टमर होते हैं जो कि सीज़न स्टार्ट होने से पहले या फिर 1 साल में या फिर 2 साल में कहते हैं कि गैस डलवाना पड़ेगा, अभी गैस चार्ज करवाना पड़ेगा। गैस कम क्यों हो जाता है, चाहे रेफ्रिजरेटर हो या फिर स्प्लिट एयर कंडीशनर हो, विंडो एयर कंडीशनर हो या फिर इन्वर्टर हो, नॉन इन्वर्टर हो, कोई भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम हो, गैस कम क्यों हो जाता है, ये क्वेश्चन है। आज कंप्लीट इसे हम समझने वाले हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि हर 1 साल में 2 साल में चार्ज करवाना पड़ता है। क्या ये 1 साल में या फिर 2 साल में या फिर 5 साल में गैस ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाता है या फिर कहीं कंज्यूम हो जाता है एयर कंडीशनर में? ऐसा नहीं होता है। एसी में एसी, रेफ्रिजरेटर या फिर डिफ्रीज़र हो, गैस कभी भी लाइफ टाइम तक ख़त्म नहीं होता है, कभी भी ख़त्म नहीं होगा। प्रॉब्लम क्या होता है कि गैस निकल जाता है कहीं ना कहीं से, यानी कि कहीं ना कहीं लीक हो जाता है, उसकी वजह से गैस निकल जाता है। अब देखिए, कुछ यहाँ पर कस्टमर के लिए भी फ़ायदा होने वाला है इस वीडियो से, टेक्नीशियन के लिए भी फ़ायदा होगा। अब देखिए, कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो टेक्नीशियन गैस चार्ज करने जाते हैं, वो क्या करते हैं, लीकेज बंद नहीं करते हैं। अब एसी में गैस, एसी हो, रेफ्रिजरेटर हो, गैस अगर बाहर निकल गया, चार्ज करना पड़ेगा, गैस कम हुआ तो आखिर क्यों हुआ? कहीं ना कहीं सिस्टम में लीक है, चाहे कूलिंग कॉइल में, कंडेंसर में या फिर कहीं पाइप में या फिर कैपिलरी में या फिर ड्रायर फिल्टर में, कहीं तो लीकेज है। लीकेज हो, अगर लीकेज नहीं होता तो लाइफ टाइम तक गैस ख़त्म नहीं होता है। कुछ हमारे पास, जो मैं काम करता हूँ जिस कंपनी में, कुछ सिस्टम ऐसे हैं 15-15 साल हो गए हैं, अभी तक गैस चार्ज नहीं हुआ है। उसमें कैसे चल रहा है, गैस ख़त्म नहीं होता है, गैस रिलीज हो जाता है कहीं ना कहीं। जब छिद्र होता है और लीक होता है, वहाँ से गैस रिलीज हो जाता है। अब मैं लास्ट में ये भी बताऊंगा। अब देखिए, यहाँ पर टेक्नीशियन जो आते हैं कहते हैं कि गैस भरवाना पड़ेगा। जो कस्टमर हैं यानी कि यूज़र जो हैं, उनको नहीं पता होता, कहते हैं हाँ ख़त्म हो गया होगा, चलिए कोई ना, भरवा लेते हैं, 2200-2500 लगा, फिर कोई बात नहीं उनके लिए, क्योंकि उनके लिए छोटी रकम होती है 2200-3000। लेकिन जो कैसे कैसे मेहनत करके एयर कंडीशनर को इंस्टॉल करवाते हैं, इतना ज़्यादा मेहनत करके, क्योंकि ना एयर कंडीशनर सस्ते दामों में नहीं आता है। 22,000, 25,000 से अच्छा एयर कंडीशनर स्टार्ट होता है, जो कि अगर हर साल अगर चार्ज करवाना पड़े, हर 2 साल में चार्ज करवाना पड़े तो कितना भारी पड़ेगा। पहली बात तो सिस्टम के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ेगा बार बार गैस चार्ज करवाने से, यानी कि कंप्रेसर के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ेगा, कंप्रेसर ख़राब हो सकता है। इसलिए उससे बचने के लिए आपको ये देखना होगा कि जब भी गैस अगर आपका रिलीज हो जाता है सिस्टम से, तो आपको सबसे पहले लीकेज आपको ढूंढना है कि आखिर हमारा गैस जो हमारा रेफ्रिजरेटर हो या फिर एयर कंडीशनर हो, गैस अगर निकल गया बाहर तो कहाँ से निकला, उस जगह को आपको ढूंढना है, उस लीकेज को ढूंढना है। क्योंकि अगर लीकेज को आप नहीं ढूंढते हैं तो हर सीज़न में हर बार जा कर के गैस चार्ज करके आएंगे, एक सीज़न चलेगा। वो भी कि एक सीज़न कैसे चलता है, एक सीज़न मतलब कि 4 महीने का, 5 महीने का, 6 महीने का सीज़न होता है। जैसे मानिए 4 महीने का सीज़न होता है, सऊदी अरब में तो 8 महीने का, 10 महीने का सीज़न होता है गर्मी का। तो अगर मानिए कि 4 महीने का सीज़न है, जिसमें से 2 महीना कूलिंग करेगा और 2 महीने के बाद जब गैस आधा हो जाएगा तो कूलिंग कम करने लगेगा। तो लोग बार बार कंप्लेन करते हैं कि कूलिंग कम दे रहा है, कम दे रहा है, कम दे रहा है। जब गैस कंप्लीट नहीं रहेगा तो कम ही देगा। इसलिए अब देखिए, अब ये प्रॉब्लम नहीं आएगा कब, जब आप पहले गैस चार्ज करने से पहले लीकेज आपको चेक करना है। कभी भी ये ध्यान में रखिए, दिमाग में बैठा लीजिए कि कभी भी आपको सिस्टम अगर में गैस चार्ज कर रहे हैं, उससे पहले आपको ढूंढना है कि लीकेज कहाँ पे है। अब देखिए, मैं थोड़ा सा आपके लिए आसान कर दूंगा टेक्नीशियन के लिए अभी, कि लीकेज कहाँ कहाँ से हो सकते हैं, स्प्लिट एसी हो या फिर विंडो एसी हो, दोनों को मैं बताऊंगा कि लीकेज कहाँ से हो सकते हैं और कितने दिन में अगर लीकेज होता है तो कहाँ पे आपको फाइंड करना है, कहाँ पे आपको ढूंढना है, ये भी मैं बताऊँगा। तो हम बात करते हैं कि तो जब भी गैस चार्ज करिए तो उससे पहले आपको लीकेज ढूंढ करके लीकेज को बंद कर देना है, ताकि आप कस्टमर भी परेशान ना हो, आप भी परेशान ना हो। इसलिए एक बार लीकेज बंद करिए, फिर उसके बाद
कई कई सालों तक आपको पूछना नहीं पड़ेगा अगर अच्छे से आप लीकेज बंद कर देते हैं तो। अगर दूसरी जगह से लीकेज हो जाता है तो उसमें टेक्नीशियन की कोई गलती नहीं है, लेकिन उस जगह से भी अगर अच्छे से लीकेज बंद किया जाता है तो वहाँ से भी लीकेज होने के चांस नहीं होंगे, कभी भी नहीं होंगे। एक बार अगर ब्रेजिंग कर दिया जाए अच्छे से तो वहाँ से फिर लीकेज नहीं होगा, तो दूसरी जगह से लीकेज होगा, तो इसमें टेक्नीशियन की कोई गलती नहीं है। तो अब हम बात करते हैं टेक्नीशियन के लिए कि लीकेज कहाँ कहाँ पे हो सकता है और कैसे उसे फाइंड करना है। अगर मानिए कि सिस्टम में लीकेज हो गया, यानी कि गैस निकल गया, आप चार्ज करने गए, चाहे विंडो एसी हो, स्प्लिट, पहले स्प्लिट की बात करता हूँ। स्प्लिट एसी में कहाँ से गैस लीक हो सकता है। अगर गैस चार्ज करने गए और गैस उसमें कम मिला या फिर बिल्कुल भी नहीं मिला, तो पहले उसमें आप प्रेशर डाल करके नाइट्रोजन का, या फिर अपने कंप्रेसर से, या फिर आप अपना रेफ्रिजरेंट डाल करके उसे लीकेज चेक करना है। लीकेज कहाँ कहाँ चेक करना है, स्प्लिट एसी है अगर, आसान शब्दों में बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले आपको सर्विस वाल पे चेक करना है, जहाँ पर एलकी होता है ना, जहाँ पर एलकी हम बंद करते हैं वाल को, उन दोनों पर चेक करना है। फ्लेयर नट जहाँ पे जॉइंट होता है, साबुन की झाग से आप पतला झाग बनाएं, उसके बाद उसके ऊपर लगा करके आप देखें कि वहाँ पर लीकेज है कि नहीं। वहीं पर चांस होता है लीकेज होने का ज़्यादातर स्प्लिट एसी में। अब लास्ट में मैं ये भी बताऊँगा कि बहुत आसानी से आप बिना चेक किए आप समझ पाएंगे कि हाँ इस जगह पे लीकेज है। कैसे, इसे मैं लास्ट में बताऊंगा। तो इसे आपको फ्लेयर नट पे चेक करना है, सर्विस वाल पे आपने चेक कर लिया। अब आपको कंप्रेसर के पास में चेक करना है। कंप्रेसर के पास यानी कि डिस्चार्ज लाइन जो निकल रहा है ना, डिस्चार्ज लाइन जो निकल रहा होता है, उसका डिस्चार्ज लाइन जहाँ से निकलता है, छोटे से पाइप के बाद एक जॉइंट होता है, उस जॉइंट को आपको चेक करना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब डिस्चार्ज लाइन से जो निकल रहा है कंडेंसर के लिए, कंडेंसर में जो जॉइंट होता है वहाँ पर चेक करना है, यानी कि कंप्रेसर से लेकर के कंडेंसर के बीच में जो जॉइंट होता है उसे चेक करना है। सक्शन के ऊपर चांस नहीं होते हैं जल्दी लीकेज होने के, लेकिन वहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं। आउटडोर जब खोलेंगे तो वहीं पास में सारा पाइप होता है, सारे जॉइंट पर आप साबुन की झाग को लगाएंगे, जहाँ पर लीकेज होगा मिल जाएगा। कैपिलरी और ड्रायर फिल्टर पे आप चेक कर लें। आउटडोर का इतना सा होता है। कंडेंसर में बहुत कम चांस होते हैं लीकेज होने के। कंडेंसर का जो यू बैंड होता है वहाँ पर बहुत कम चांस होते हैं लीक होने के, तो वहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो इंडोर और आउटडोर को जोड़ने वाली जो पाइप होती है, कॉपर पाइप, उसमें अगर कहीं जॉइंट है, फ्लेयर नट लगा है, तो वहाँ पर भी आपको चेक कर लेना। अगर ब्रेजिंग करके आपने जॉइंट किया है तो वहाँ पर भी चेक कर लेना है। उसके बाद आपको इंडोर खोलना है, इंडोर में भी आपको चेक कर लेना है। यू बैंड पे इधर दोनों साइड में यू बैंड पे आपको चेक कर लेना। बस इतना सा जगह होता है लीकेज होने के। अब हम बात करते हैं कि आसानी से बिना चेक किए, जैसे कि आपने आउटडोर में कई जगह चेक किया, कंडेंसर में चेक किया, पाइप में चेक किया, जो आउटडोर और इंडोर को जोड़ने वाली कॉपर पाइप होती हैं। उसके बाद आपने इंडोर में कूलिंग कॉइल में पूरा चेक किया, तो कितना टाइम आपका वेस्ट गया, कितना परेशान हुए। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आसानी से आप देख करके पहचान सकते हैं। जिस जगह पे, ध्यान से समझ लीजिए, जिस जगह पे ऑयलिंग होता है, यानी कि आउटडोर में आप देख सकते हैं, आउटडोर में जहाँ पर भी बिना साबुन की झाग से चेक किए, तो जिस जगह पे ऑयलिंग होता है उसी जगह पर आपको चेक करना है। अब देखिए कंडेंसर में ऑयलिंग जहाँ भी होगा ना, देखिए लीकेज जहाँ पर होगा तहाँ पर वहाँ पर कहीं ना कहीं तो वहाँ पर ऑयलिंग हो ही जाएगा, क्योंकि ना रेफ्रिजरेंट के साथ में ऑयल भी निकलता है उसमें से। कहीं से भी हल्का फुल्का बहुत बारीक अगर लीक है तो भी, और जहाँ पे लीक नहीं होगा ना वहाँ पर कभी भी ऑयलिंग नहीं होगा। पाइप बिल्कुल सूखा सूखा रहेगा और उस पर धूल मिट्टी जमा रहेगा, लेकिन ऑयलिंग नहीं होगा। लेकिन ऑयलिंग जहाँ पर रहेगा वहाँ पर समझ लीजिए कि लीक है, 100% वहाँ पर लीक है। वहीं पर आपको चेक करना है। आउटडोर में एक नज़र मार लीजिए, कंडेंसर में नज़र मार लीजिए, उसके बाद कूलिंग कॉइल में, इंडोर में आप नज़र मार लीजिए। अगर देखिए कहीं ना कहीं लीकेज मिल जाएगा, जहाँ पर ऑयलिंग हो वहाँ पर आपको चेक करना है। दोनों जगह हो गया। लेकिन अगर पाइपिंग में कहीं है तो आप कैसे पता करेंगे? क्योंकि कभी कभी होता है कि इंडोर से जब बाहर निकलता है पाइप, तो पीछे रूम के बाहर वहाँ पर जॉइंट होता है, जो हमारा फ्लेयर नट होता है, दोनों का, जो डिस्चार्ज लाइन और सक्शन लाइन दोनों का फ्लेयर नट बाहर होता है। तो उस फ्लेयर नट पे भी आपको चेक कर लेना। फ्लेयर नट देखिए कोई बहुत ज़्यादा दूरी पर नहीं, बल्कि एक फीट 2 फीट की दूरी पर होता है इंडोर से। तो हो सकता है कि रूम के बाहर हो या तो रूम के अंदर ही हो, तो वहाँ पर आपको चेक कर लेना है। या फिर कहीं पर भी अगर आपका
कहीं पर जॉइंट किए हैं आप, ब्रेजिंग किया गया है, वहाँ पर अगर लीकेज हो सकता है तो आपको, क्योंकि ना उसके ऊपर इंसुलेशन होता है। इंसुलेशन, अब देखिए इंसुलेशन जब आप थोड़ा सा काटते हैं ना, इंसुलेशन के अंदर अगर थोड़ा भी ऑयल मिल गया तो फिर समझ लीजिए कहीं ना कहीं लीकेज है पाइप में। तो फिर इंसुलेशन आपको वहाँ तक काटना पड़ेगा जहाँ तक आपको जॉइंट है, जहाँ पर लीकेज है। ऑयलिंग है मतलब लीकेज है, हर 100% लीकेज है। अगर देखिए अगर लीकेज नहीं होता है पाइप में ना, तो इंसुलेशन का जो को आप काटेंगे टेप, जो मास्किंग टेप होता है, इंसुलेशन को काटेंगे आप, तो वहाँ पर ऑयल बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, कहीं भी ऑयल नहीं मिलेगा। पाइप सिर्फ सादा सादा पाइप ही दिखेगा। तो समझ लीजिए कि उसमें इंसुलेशन के अंदर कहीं भी लीकेज नहीं है पाइप में। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से आप लीकेज को चेक कर सकते हैं और आप अपने एसी को लीकेज होने से बचा सकते हैं और इस तरह से आप रिपेयर कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। लास्ट में बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप हमारी वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, ताकि ऐसे ही यूजफुल वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगली वीडियो में फिर जल्दी मिलते एक नए टॉपिक के साथ।